हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की बोलियाँ। तो जो एमपीएसआई की हिंदी होती है, तो एमपीएसआई के सिलेबस में जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। आज हम इसमें मध्य प्रदेश की बोलियाँ, तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश की बोलियां, ठीक है, मध्य प्रदेश की बोलियां। और जो मध्य प्रदेश की बोलियां हैं, तो मध्य प्रदेश की बोलियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाषा किससे कहते हैं और बोली किससे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब हमने शुरू किया था कि हिंदी का विकास, ठीक है, या हमारी हिंदी भाषा का विकास, तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, तो इसको बोली को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम भाषा किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद भाषा के बाद आते हैं हम बोली पर। ठीक है, तो जो भाषा शब्द होता है फ्रेंड, तो भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है। जो भाषा शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है, तो यह भाष धातु से मिलकर बना है, और इस भाष धातु का मतलब होता है बोलना। ठीक है, भाष का मतलब क्या हो जाएगा, बोलना हो जाता है। तो फिर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो विचारों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैंने जो कुछ भी बोला है आप उसको समझेंगे, फिर आप मेरी बात को समझकर फिर आप मुझे उत्तर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर बोली किसे कहा जाता है, तो जब, याद रखेंगे आप, कि जब भाषा का क्षेत्र सीमित होने लगता है तो उसे हम बोली कहते हैं। तो बोली किसे कहा जाता है, तो जब भाषा का क्षेत्र सीमित होता है तो उसे हम बोली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बोली, तो बोली किसे कहा जाता है, तो जब भाषा का क्षेत्र सीमित हो जाता है या भाषा का, ठीक है, भाषा का क्षेत्र जब सीमित होने लगता है, या भाषा का क्षेत्र जब सीमित हो जाता है, सीमित, ठीक है, सीमित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे हम कहते हैं बोली। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप सरल रूप में इसको कैसे याद रखते हैं कि जब भाषा का क्षेत्र सीमित हो जाता है तो उसे हम बोली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि उसको बोली के बारे में पूछ लिया जाता है कि बोली किससे कहते हैं। तो ध्यान रखें आप कि जब भाषा का क्षेत्र सीमित हो जाता है तो उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, तो बोली तो कई प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बोलियाँ हैं उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश की बोलियां। तो मध्य प्रदेश की बोलियों में जो प्रमुख बोलियां हैं, इसमें हम यहाँ पर अब इसमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बोलियां जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सारी बोलियां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी बोलियां हैं मध्य प्रदेश की बोलियां। तो मध्य प्रदेश की बोलियों में देखिए यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की बोलियों में पहली बोली हमको पढ़ना है यहाँ पर बुंदेली बोली, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। बुंदेली के बाद फिर बघेली आपको पढ़ना है। बघेली के बाद फिर निमाड़ी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में मालवी पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद में ब्रज, ब्रज, फिर इसके बाद में भीली, फिर इसके बाद में गोंडी, और इसके बाद फिर कोरकू। तो ऐसे 8 प्रकार की बोलियां हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण, जो आपको पढ़ना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे सिर्फ इतनी ही बोलियां हमारे मध्य प्रदेश में, इसके अलावा नहीं है, और भी कई प्रकार की बोलियां हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जो प्रमुख बोलियां हैं, ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए, तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां होती हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं बुंदेली को। तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है, फिर इसके बाद में इसका नाम बुंदेली क्यों हुआ, इसका नामकरण किसने किया है, फिर इसकी उपबोलियाँ क्या होती है, इस पर कौन कौन सी बोलियों का प्रभाव रहा है, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें शुरू कर देते हैं पहले हम बुंदेली को। तो अब देखिए यहाँ पर पहली बोली हम शुरू कर रहे हैं इसमें बुंदेली को। ठीक है, बुंदेली। अब इसका नाम बुंदेली क्यों हुआ, तो बुंदेलखंड में बोली जाती है इसलिए इसका नाम बुंदेली हुआ। और बुंदेलखंड का नाम बुंदेलखंड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो बुंदेला राजा थे, तो बुंदेला राजाओं का यहाँ पर अधिकार रहा था या उन्होंने शासन किया था, इसलिए बुंदेलखंड का नाम बुंदेलखंड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो बुंदेली होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बुंदेली का नामकरण किसने किया था। तो इस बुंदेली का नामकरण किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा इसका नामकरण किसने किया है, इसका नामकरण किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये आपको ध्यान रखना होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने इसका नामकरण किया था। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए बुंदेली का नामकरण किसने किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कि बुंदेली, तो बुंदेली ये किस अपभ्रंश का एक रूप होती है, किस अपभ्रंश की एक उपभाषा होती है या उसकी बोली होती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं कि पहली बात तो कि अपभ्रंश क्या है। ठीक है, अपभ्रंश तो जब किसी भी भाषा का रूप बिगड़ने लगता है और उसमें आगे चलकर दूसरी भाषा या बोली की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपधन भ्रंश बराबर अपभ्रंश, जब भाषा का रूप बिगड़ने लगता है और उससे एक नई भाषा जन्म ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं अपभ्रंश। ठीक है, जब अपभ्रंश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें देखा था हमने कि सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में फिर अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश के मैंने 6 रूप बताए थे आपको, जिसमें से अपभ्रंश का एक रूप होता था। ठीक है, एक रूप बताया था मैंने आपको, पहला शौरसेनी। अब जो शौरसेनी अपभ्रंश बताया था मैंने आपको, तो शौरसेनी अपभ्रंश से फिर कुछ उपभाषाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो शौरसेनी क्या था, ये अपभ्रंश का नाम है, और इसे हमने फिर कुछ पार्ट में डिवाइड किया था। तो इसको कौन कौन से भागों में बांटा था हमने, तो एक तो बांटा था इसको पश्चिमी हिंदी में, इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। फिर इसके बाद पश्चिमी हिंदी के बाद में आ जाता है इसमें राजस्थानी, फिर इसके बाद में गुजराती। ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या इसको ऐसे 3 उपभाषाओं में बांटा जाता है शौरसेनी को। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी को पश्चिमी हिंदी क्यों कहा जाता है, ये अपन अब शुरू करते हैं। और इस पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी थी, तो देखिए इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, फिर राजस्थानी की बोलियों पर आते हैं। तो देखिए इसमें जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हो जाती हैं, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में जैसे देखा जाए तो इसमें कन्नौजी होती है, इसके बाद फिर इसमें हरियाणवी बांगरू होती है, फिर बुंदेली होती है, ब्रज होती है। क्या समझ में, ये इसकी बोलियां होती है फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना होगा जो पश्चिमी हिंदी है तो इसमें कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं, तो इसमें जैसे कन्नौजी आ जाती है, इसके बाद फिर ऐसे अपन देखते हैं कि इसमें हरियाणवी होती है, हरियाणवी, या इसी को अपन बांगरू कह देते हैं। फिर इसके बाद में फिर खड़ी बोली भी इसमें आ जाती है, और इसके बाद फिर अगला इसी में आ जाता है, जैसे पश्चिमी हिंदी के रूप में बुंदेली आ जाती है, बुंदेली, इसके बाद ब्रज। ठीक है, तो ये बोलियां इसमें आ जाती है। तो हमको क्या पढ़ना है, तो हमको हमारे मध्य प्रदेश की बुंदेली पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इसमें ब्रज पढ़ना है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस अपभ्रंश से बुंदेली की
या बुंदेली का विकास हुआ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शोरसेनी अपभ्रंश है, तो शोरसेनी अपभ्रंश की एक उपभाषा है जिसका नाम है पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली और ब्रज। वैसे तो कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू या खड़ी बोली भी होती है, लेकिन हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, बुंदेली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे बुंदेली की और ब्रज की। तो ये बुंदेली और ब्रज ये दो किसकी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा किसका अपभ्रंश है, तो ये शोरसेनी का है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए मैं इसके एक बार चैन बनाकर बता देता हूं आपको कि जैसे जो शोरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश, तो शोरसेनी अपभ्रंश है और इस शोरसेनी अपभ्रंश की एक उपभाषा है जिसका नाम क्या है, इसका नाम था पश्चिमी हिंदी। इसका नाम क्या हुआ, पश्चिमी हिंदी। और इसी पश्चिमी हिंदी की फिर बोलियां हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला नाम बताया था मैंने आपको, इसमें बुंदेली अपने मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और इसके बाद फिर ब्रज और ब्रज, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम अभी किसको पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें बुंदेली को। ठीक है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ब्रज को। फिर उसके बाद जब मालवी पर आएंगे तो मालवी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उससे मैं आपको बताऊंगा। मैं आ रहा समझ में फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी में हम देखेंगे जैसे शोरसेनी अपभ्रंश है, तो शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी में बुंदेली और ब्रज आ जाती है। फिर इसी शोरसेनी अपभ्रंश की एक उपभाषा जिसका नाम है राजस्थानी, और उस राजस्थानी में हमारी मालवी की उत्पत्ति बताई गई है विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको अभी बुंदेली के बारे में थोड़ा सा। और जो बुंदेली है, तो इस बुंदेली का नामकरण किसने किया है, तो ये बुंदेली का नामकरण किया है अभी किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में ये किधर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है बुंदेलखंड में, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यह बुंदेली हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने बताया था अभी कि उपभाषा और विभाषा, तो दोनों में अंतर क्या हो जाता है, तो इनमें दोनों में थोड़ा सा बारीक अंतर है, याद रखिएगा। एक उपभाषा होती है और एक होती विभाषा, तो थोड़ा सा अंतर है इनमें, ज़्यादा तो कोई अंतर है नहीं। उपभाषा किसे कहते हैं, तो जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगे और उसमें साहित्य रचना होने लगे। जबकि बोली में क्या होता है, तो बोली तो भाषा का सीमित क्षेत्र होता है बोली, और इसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती बोली में। लेकिन जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगे और उसमें साहित्य रचना होने लगे, तब वह क्या कहलाएगी, उपभाषा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या होता है उपभाषा में, कि इसमें बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, बोली का क्षेत्र विस्तृत, तो बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है। और दूसरी बात कि इसमें साहित्य रचना होने लगती है। क्या होने लगता है इसमें, साहित्य रचना। तो इसमें जब साहित्य रचना होने लगती है और इसके बाद फिर बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। आ रहा समझ में। तो जैसे उपभाषा में अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको पश्चिमी हिंदी है, इसके बाद फिर इसमें अपन देखेंगे जैसे राजस्थानी है, ये क्या होती है, उपभाषाएं होती है। फिर उसके बाद विभाषा क्या होगी, तो विभाषा का मतलब होता है कि जब इसमें बोली का क्षेत्र तो इसमें विस्तृत होगा, फिर इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि राजनीतिक, इसके बाद शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं फिर विभाषा। मतलब कि जब क्या होने लगे कि जो बोली होगी तो बोली का क्षेत्र तो इसमें भी विस्तृत होगा, बोली का क्षेत्र तो इसमें भी विस्तृत होता है। ठीक है, बोली का क्षेत्र इसमें विस्तृत होता है। फिर क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बोली होगी उसका राजनीतिक स्तर पर प्रयोग किया जाने लगे। ठीक है, राजनीतिक। फिर इसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में जब उसका उपयोग किया जाने लगे, क्षेत्र में इसका उपयोग होने लगे, किसका, बोली का, तब वह फिर बोली न रहकर क्या बन जाती है, तब वह विभाषा बन जाती है। तो उपभाषा में और इसमें क्या अंतर हुआ, फिर
जो उपभाषा होती है तो क्षेत्र विस्तृत तो इसमें भी होता है, लेकिन साहित्य रचना तक सीमित होती है। और जो विभाषा होती है तो विभाषा में फिर क्या होगा, तो इसका क्षेत्र और बढ़ने लगता है। तो और बढ़ने लगेगा तो फिर क्या होगा, इसमें राजनीतिक में इसका उपयोग होने लगेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका उपयोग होने लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग होने लगता है, तब वह फिर विभाषा कहलाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने अंतर यहाँ पर आपको बताया है। तो अपन अभी यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बुंदेली की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश की बोलियां हैं उसमें भी हमने शुरू किया है बुंदेली को, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नामकरण किसने किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका नामकरण किया है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो बुंदेली होती है, तो बुंदेली भाषा, जो बुंदेली हम देखते हैं कि अब ये क्या है, तो ये इसमें साहित्य रचना भी होती है, तो इसलिए भी ये किसका रूप धारण कर चुके हैं, तो यह उपभाषा का भी रूप धारण कर चुकी है। फिर क्या विभाषा है, तो हाँ विभाषा भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और कुछ शैक्षणिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, तो फिर अब देखिए कि जो बुंदेली भाषा होती है इस पर प्रभाव किस कौन कौन सी भाषाओं का रहा है। बुंदेली पर प्रभाव, तो हम देखते हैं कि इसमें बुंदेली पर कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव रहा है, तो ये आपको जानना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाओं का इस पर प्रभाव रहा है। तो देखिए इसमें पहली आ जाती है हिंदी। इसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव रहा है फ्रेंड, तो इसमें देखना पहली है हिंदी, तो हिंदी का इस पर प्रभाव रहा है। फिर इसके बाद में दूसरी हो जाती है गोड़वानी, और तीसरी हो जाती है वेशवारी। तो ऐसे में इसमें देखते हैं कि 3 भाषाएं होती है जिसका प्रभाव इस पर रहा है बुंदेली पर। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बुंदेली पर कौन सी 3 भाषाओं का प्रभाव रहा है, तो ये हिंदी, गोड़वानी और इसके बाद वेशवारी, ये 3 भाषाओं का प्रभाव इस पर अधिक रहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि बताइए बुंदेली पर किसका प्रभाव रहा है, तो ये 3 बोलियों का प्रभाव अधिक रहा है। किस किसका, 3 भाषाओं का, सॉरी, हिंदी, गोड़वानी और वेशवारी, ये इनका 3 का प्रभाव अधिक रहा है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो जो बुंदेली हमारी बोली होती है तो इसमें या इसकी उपबोलियां कौन कौन सी होती हैं, तो बुंदेली की उपबोलियां कौन कौन सी होती हैं, ये इसमें अब आप देखिए। तो बुंदेली की उपबोलियां कौन कौन सी होती हैं, तो कुछ उपबोलियां होती है जो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर पहला नाम आ जाता है जैसे गहोरा, गहोरा, फिर इसके बाद में पठा, फिर अंतरपठा, अंतरपठा, फिर इसके बाद में पवारी, पवारी, फिर इसके बाद लौधाला, फिर इसके बाद में खटोला आदि। तो ये इसकी क्या है सब, तो ये इसकी उपबोलियां हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो बुंदेली बोली होती है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तो ये उपबोलियां आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बुंदेली बोली होती है इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तो ये उपबोलियां आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कि जो बुंदेली होती है, तो बुंदेली मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली ये बोली जाती है बुंदेली, ये आपको ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है बुंदेली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो सर्वाधिक ये बुंदेली बोली जाती है। दूसरी बात कि जो साहित्य रचना होती है, तो साहित्य रचना की दृष्टि से भी बोली समृद्ध बोली होती है बुंदेली, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए साहित्य की दृष्टि से भी, ठीक है, साहित्य की दृष्टि से, तो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली कौन सी है, साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली यही होती है बुंदेली। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो हम देखते हैं कि साहित्य में भी या साहित्य लिखने में भी
इस बोली का हमारे मध्य प्रदेश में अधिक प्रयोग किया गया है, इसलिए साहित्य की दृष्टि से यह समृद्ध होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली कौन सी है, तो ये बुंदेली आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ साहित्यकार के नाम जिन्होंने बुंदेली भाषा में या बुंदेली बोली में रचनाएं लिखी है, तो देखिए इनके नाम मैं आपको बताता हूं। तो कुछ साहित्यकार के नाम, ऐसे कुछ साहित्यकार के नाम हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी है। तो इसमें आ जाता है जैसे केशव दास। तो केशव दास जिसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशव दास को, तो इन्होंने इस बुंदेली में रचनाएं लिखी हैं। फिर इसके बाद में अगला नाम आ जाता है जैसे पद्माकर का नाम, तो इन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं, पद्माकर, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे जगनिक का नाम सुना होगा आपने, जगनिक। और जगनिक की तो एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, आलाखंड, ठीक है। तो इसकी जगनिक की आलाखंड बहुत फेमस है, और उस आलाखंड में पृथ्वीराज चौहान और आला उदल ये दो भाई थे। तो राजा परमर्दी देव के राज दरबार में ये दोनों भाई सेनापति के रूप में कार्य करते हैं, और उस राजा परमर्दी देव की ओर से पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी आला ने। तो 52 लड़ाइयों का वर्णन उसमें किया गया है जिसका नाम है आलाखंड, और बुंदेली में लिखी गई है। तो ये किसने लिखी थी? जगनिक ने लिखी थी आलाखंड। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये नाम मैंने बताया आपको जो इसके प्रमुख साहित्यकार हैं। अब इसके बाद में एक कवि का नाम आपको ध्यान रखना है, बुंदेली कवि, जिसका नाम होता है महेश कुमार कटारे, ठीक है। तो बुंदेली के कवि हैं जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम होता है कवि महेश कुमार कटारे, महेश कुमार कटारे, ये इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका नाम हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये एक ऐसे बुंदेली कवि हैं जिन्होंने बुंदेली बोली की कई शब्दावली को एकत्रित किया है, उनको संग्रहित किया है, ठीक है। और इसी कारण से फिर इन्हें 2017 में इनको पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने बुंदेली शब्द भंडार का संग्रहण का कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। तो बुंदेली शब्द भंडार का संग्रहण किसने किया था? तो कवि महेश कुमार कटारे ने किया था। और इसी कारण से फिर क्या हुआ, तो इनको 2017 में, इसी कारण से इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेश कटारे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में किस कारण से मिला था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने बुंदेली बोली के कई शब्दों को इकट्ठा किया था इन्होंने। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा। तो बुंदेली बोली का जो शब्द भंडार है, तो उनको सबको इकट्ठा करने का कार्य इन्होंने किया था महेश कुमार भट्ट ने। इसी कारण से 2017 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब ये तो इस आपका मैंने ये परिचय दिया यहाँ पर बुंदेली का। अब इसमें शुरू करते हैं कि यह बुंदेली हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, कौन कौन से जिलों में इसे बोला जाता है। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में जिन जिन जिलों में इस बुंदेली को बोला जाता है। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश में बुंदेली का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बुंदेली का क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इसे बोला जाता है। तो इसमें कुछ जिलों के नाम देखिए यहाँ पर, जैसे अपन ऊपर से शुरू हो जाते हैं तो मैप के माध्यम से आपको ध्यान रखना होगा। मैप के द्वारा यदि आप याद रखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो देखिए इसमें ऊपर से अपन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड अंचल होता है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में इसको बोला जाता है बुंदेली को। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो जो ऊपर का क्षेत्र है हमारा, यहाँ से इधर
तो ये जो क्षेत्र होता है ये एरिया क्या कहलाएगा, तो ये एरिया हमारा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये बुंदेलखंड कहलाता है। अब जब बुंदेलखंड ये एरिया है तो यहाँ पर ही कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहीं पर हम देखेंगे कि ये बुंदेली बोली जाती है। ये जो एरिया है पूरा एरिया में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बुंदेली बोली जाती है। आ रहा समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जिले के नाम बताइए आप, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एमपी पढ़ते हैं तो उसमें एमपी के मैप में जो 52 जिलों की लोकेशन है, जो सीमावर्ती जिले होते हैं, तो उन सीमावर्ती जिलों के नाम एक बार आपको याद रखना होगा मैप के माध्यम से। तो अगर आप एक बार मैप के माध्यम से 52 जिलों की लोकेशन याद कर लेते हैं तो जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो आपसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इसको बोला जाता है बुंदेली को। तो इसमें हम देखेंगे कि ग्वालियर के कुछ क्षेत्र में, इसमें आपको याद रखना होगा कि ग्वालियर के कुछ क्षेत्र में, फिर इसके अलावा और कहाँ पर, तो इसके अलावा हम नीचे जाते हैं दतिया में, इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद शिवपुरी में, तो शिवपुरी में जो इधर इससे लगा हुआ है, किधर, उत्तर प्रदेश से, शिवपुरी में। फिर इसके बाद में आगे नीचे आ जाते हैं, तो इसके बाद फिर शिवपुरी के बाद में शुरू हो जाता है अशोकनगर। तो अशोकनगर का कौन सा हिस्सा, जो इधर अपने यूपी से लगता है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा गुना आ जाता है अशोकनगर, और कुछ गुना का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद में गुना थोड़ा पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा गुना आ जाता है इसमें। फिर इसके बाद अशोकनगर के फिर नीचे आ जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा सागर जिला। सागर के बाद फिर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, सागर के नीचे, तो फिर इसमें आपको याद रखना है, इसमें विदिशा। फिर इसके बाद में इधर आ जाते हैं हम, तो फिर इसमें जाएगा दमोह। फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर आता है इसमें निवाड़ी। इसमें क्या आ जाएगा, निवाड़ी इसमें आ जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखना होगा। फिर निवाड़ी के बाद में इसमें टीकमगढ़ आ जाएगा, निवाड़ी टीकमगढ़। फिर इसके बाद में छतरपुर। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो पन्ना, ये इसमें आ जाता है। और थोड़ा सा इसमें सतना का आता है, और भी सतना के जब आगे पहुंच जाते हैं हम, तो फिर इसमें कौन सी बोली शुरू हो जाएगी, फिर तो बघेली बोलना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ भाग इसमें सतना का भी आ जाता है, कुछ सतना इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है तो ये कटनी। फिर इसके बाद में इसमें रायसेन। इसके बाद फिर जबलपुर का हिस्सा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये इतने जिले हैं जहां पर ये बुंदेली बोली जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसमें बोली जाती है बुंदेली। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी में नर्मदापुरम भी आ जाता है, याद रखना है एक और जिले का नाम, तो इसमें आ जाएगा नर्मदापुरम भी। तो नर्मदापुरम ये इसका वर्तमान नाम है। पहले इसमें हम कहते थे इसको नर्मदापुरम को होशंगाबाद। ठीक है, पहले नाम क्या था इसका, तो पहले नाम इसका हुआ करता था नर्मदापुरम का होशंगाबाद, और अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। तो नर्मदापुरम अब जिला भी है और संभाग भी होता है, दोनों ही नाम इसमें हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में बुंदेली का क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये बुंदेली बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बुंदेली बोली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद फिर अगली बोली शुरू होती है बघेली। तो देखिए इसमें बघेली, अब अगली देखिए इसमें बघेली। ठीक है, अगली बोली आ जाती है मध्य प्रदेश की बघेली। और जो बघेली होती है, तो बघेली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बघेलखंड में बोली जाती है। अब जिस बघेलखंड में से बोला जाता है
तो उसका नाम बघेलखंड किस कारण से हुआ था, तो व्याघ्रदेव नाम का राजा हुआ करता था, तो व्याघ्रदेव के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ता है बघेलखंड। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो बघेली होती है ये कहाँ बोली जाती है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बघेलखंड अंचल में या बघेलखंड क्षेत्र में ये बोली जाती है। और बघेलखंड का नाम बघेलखंड किसके नाम पर होता है, तो जो एक राजा व्याघ्रदेव होते हैं, तो व्याघ्रदेव के नाम पर, ठीक है, व्याघ्रदेव के नाम पर इसका नाम हुआ था बघेलखंड। अब ये बघेलखंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किधर आता है, तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आता है। किधर आता है ये, तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा होता है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आ जाता है ये बघेलखंड। ठीक है, अब इसमें जब हम मैप में देखते हैं बघेलखंड के बारे में, ये मध्य प्रदेश होता है, तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा होगा यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में को बघेलखंड कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है तो उसको हम कहते हैं बघेली। तो ये जो क्षेत्र होगा ये किसका होगा, बघेली का। तो रीवा पन्ना के पठार में और इसके बाद बघेलखंड क्षेत्र में, ये दोनों में बोली जाती है बघेली, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो बघेली होती है, तो बघेली हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बोली जाती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले आपको यह जानना होगा कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है। ठीक है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, तो देखिए इसमें इसका विकास कैसे होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश होता है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं होती है उसका नाम है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है उसमें आ जाती है बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये 3 बोलियां उसमें आती है, किसमें, पूर्वी हिंदी में। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो जो बघेली बोली होती है इसका विकास किससे होता है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा पहले तो अर्धमागधी किससे हो जाता है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश। अभी अर्धमागधी क्या है, तो अर्धमागधी यह एक अपभ्रंश है। और इस अर्धमागधी अपभ्रंश से फिर किसकी उत्पत्ति हो जाती है, तो इसके बाद फिर इससे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। और पूर्वी हिंदी से फिर क्या बनी, तो पूर्वी हिंदी से फिर आ जाती है हमारी बघेली, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे इसकी उत्पत्ति होती है बघेली की। तो ध्यान रखें कि जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है और उस उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी पूर्व में हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम हुआ है पूर्वी हिंदी। अब इसमें हम देखें कि जो पूर्वी हिंदी है तो इसकी एक बोली है जिसका नाम है बघेली। वैसे पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो बघेली के अलावा छत्तीसगढ़ी और अवधी भी होती है, लेकिन हम हमारे मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना होगा, बघेली को। तो बघेली यह किसकी एक बोली है, तो ध्यान रखना होगा पूर्वी हिंदी की। ये ऐसे इसकी उत्पत्ति हो जाती है बघेली की, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो बघेली होती है, तो बघेली की उपबोलियां कौन कौन से हो जाती हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे गहोरा है, इसके बाद तिरहरी है, ये आपको नाम ध्यान रखना होगा। और इसको बघेली को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से नाम होते हैं ये देखिए इसके। अब देखिए फ्रेंड इसमें इसकी कुछ उपबोलियां, तो कौन कौन से इसकी उपबोलियां हैं, तो देखिए इसमें बघेली की कुछ उपबोलियां हैं। उपबोलियां, तो इसकी उपबोलियां कौन कौन से हो जाती हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे गहोरा, जैसे दूसरी फिर गोंडी, और फिर इसके बाद फिर तीसरा आ जाता है तिरहरी। ठीक है, तो ये कुछ उपबोलियां हैं इसकी बघेली की, जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए बघेली की उपबोलियां कौन कौन सी है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। इसी आधार पर फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ अन्य नाम हो जाते हैं। किसके, तो इसके अन्य नामों में बघेली का नाम देखिए इसमें अन्य नाम में, तो अन्य नाम इसका कौन कौन सा हो जाता है, तो इसका नाम ऐसे हो जाता है रिवई। क्या हो जाता है, रिवई। और इसके बाद फिर इसी का दूसरा नाम हो जाता है रिमिही,
कहीं कहीं पर ऐसा नाम इसका रमही भी मिलता है, तो ये इसके नाम हो जाते हैं बघेली के। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बताइए बघेली का अन्य नाम कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसका अन्य नाम रिवई, रिमही या रमही, ये इसके नाम मिलते हैं किसके, बघेली के। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए बघेली के कुछ साहित्यकार का नाम, तो एक साहित्यकार में नाम आता है महाराजा विश्वनाथ का। तो ये बघेलखंड के उस समय राजा भी रहे हैं और इन्होंने बघेली में कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। तो देखिए इसमें महाराजा विश्वनाथ, महाराजा विश्वनाथ, तो महाराजा विश्वनाथ की कुछ रचनाएं हैं बघेली में लिखी हुई। तो महाराजा विश्वनाथ की 2 रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, और कौन सी बोली में लिखी गई है, तो बघेली में लिखी गई है। तो देखिए इसमें नाम इनके, तो पहला नाम यहाँ पर आ जाता है जैसे परम धर्म विजय, परम धर्म विजय। इसके बाद फिर दूसरी इनकी रचना होती है विश्वनाथ प्रकाश, विश्वनाथ प्रकाश। ये दोनों ही किस बोली में किस बोली में लिखी गई थी ये, तो आपको ध्यान रखना होगा ये बघेली में लिखी गई थी। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाषा की रचना है दोनों ये, तो ये बघेली की रचनाएं हैं, मतलब बघेली भाषा में लिखी गई थी। तो ये दोनों ही रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है, और किसने लिखी थी, तो महाराजा विश्वनाथ की रचनाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक डॉक्टर नाम आपको ध्यान रखना है श्रीनिवास शुक्ल। तो डॉक्टर जो श्रीनिवास शुक्ल होते हैं, तो डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने इसका शब्दकोश तैयार किया, किसका, बघेली का। तो देखिए इसमें एग्जाम में अपने से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते डॉक्टर, देखिए डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया, ये रहने वाले सीधी के, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ के रहने वाले हैं, ये सीधी के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने बघेली का शब्दकोश तैयार किया, इन्होंने बघेली का शब्दकोश तैयार किया। तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे उधर मैंने आपको बताया था कि जो कटारे थे, महेश कटारे, ठीक है, तो महेश कटारे ने क्या किया है, तो महेश कुमार कटारे ने बुंदेली का शब्दकोश तैयार किया। और इन्होंने क्या किया है, तो डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने, ये सीधी के रहने वाले हैं, और इन्होंने बघेली का शब्दकोश तैयार किया। और उधर महेश कटारे ने क्या किया है, तो उन्होंने बुंदेली का शब्दकोश तैयार किया। और वे कहाँ के रहने वाले थे, सागर के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सीधी के थे, और इन्होंने बघेली का शब्दकोश तैयार किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने बताया आपको ये इसका परिचय थोड़ा सा किसका, बघेली का। अब इसके बाद वो देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में बघेली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, कौन कौन से जिलों में इसे बोला जाता है। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में इसे बोला जाता है। तो इसका क्षेत्र देखिए, वो बघेली का क्षेत्र, बघेली का क्षेत्र, बघेली का क्षेत्र। अब बघेली का क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जहां पर बघेली बोली जाती है, तो कुछ जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैप से अपन देखते हैं पहले। तो मध्य प्रदेश में जो इधर पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा होता है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ये बघेली बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो हम देखेंगे यहाँ से पर, इसमें जो रीवा पन्ना का पठार है यहाँ पर भी, और बघेलखंड, इस हिस्से में यह बघेली बोली जाती है, ठीक है इधर। तो जो पूर्वी क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, यहाँ पर बघेली बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो रीवा पन्ना के पठार में और बघेलखंड के पठार में ये बोली जाती है। अब इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है, तो इसमें जिलों के नाम हम देखते हैं। तो ऊपर से सीधी, फिर इसके बाद सिंगरौली, ये भी इसमें आ जाता है, सीधी, सिंगरौली,
फिर इसके बाद में इधर रीवा में, और फिर इसके बाद सतना में। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये उमरिया आ जाता है, उमरिया। उमरिया के बाद फिर नीचे आ जाते हैं तो शहडोल, ये इसमें आ जाता है शहडोल, शहडोल। इसके बाद फिर अनूपपुर, अनूपपुर। फिर इसके बाद में मंडला। फिर इसके बाद में कुछ बालाघाट भी इसमें आ जाता है, ठीक है, मंडला, बालाघाट, और कुछ क्षेत्र इसमें सिवनी में भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये बघेली बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में यह बघेली बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो सही है वह आपको सही टिक करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बघेली का क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, और मध्य प्रदेश के इन जिलों में ये बघेली बोली जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन जिलों जिनके मैंने नाम बताए हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बघेली बोली जाती है। अब इसमें कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर गोंडी बोली जाती है। आ रहा समझ में? तो क्या होता है कि एक ही जिले में अपन देखते हैं कि 2 बोली बोलने वाले लोग भी रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बघेली का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ ये बघेली बोली का टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर जो अगली बोलियां बची हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा फ्रेंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस अकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।